Good afternoon, students. Today I am going to make you understand the third chapter of Indian Economic Development of Class 12 Economics of CBSE. This chapter is Economic Reforms since 1991. So, firstly, I will discuss the title of this chapter. What is the meaning of this title? Economic reforms. रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, बेटरमेंट. इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी जाती हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ओके, तो before I start making you understand this chapter, I would like to make you understand that before this we have studied two more chapters. Chapter number 1. Chapter number 1 में हमने स्टडी करा the policies which were implemented by British government during British rule. Obviously these policies, as we have discussed in detail in that chapter, were not for the economic development of India. Those policies were implemented only for fulfillment of the interest of Britain. After that we got independence और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया 1950 में. ओके, सो 1950 से 1990 तक कौन से रिफॉर्म हमारे कंट्री में करे गए, मतलब कंट्री के बेटरमेंट के लिए कौन सी पॉलिसीज़ हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करी गई, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी करा. ओके, जैसे लैंड रिफॉर्म्स थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्मॉल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये सारी पॉलिसी हमने इस चैप्टर में पढ़ा. आफ्टर दैट 1991 और उसके बाद, मतलब आफ्टर 1991 and till 2020 till now, all the policies and programs which have been implemented, these are known as economic reforms since 1991. Economic reforms since 1991 का मतलब all the policies and programs which have been implemented in our country for economic development after 1991 till now. 1991 से पहले, बिटवीन 1950 to 1990 जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स which have been introduced in our country after 1991 and till now. वो सारे हमको पढ़ने हैं. ऑब्वियसली 1991 से लेकर 2020 ये जो टाइम स्पैन है ये बहुत बड़ा है. दैट इज़ वाई during this time period many policies and programs would have been implemented, and it is not possible for us to study all the policies which have been implemented in our country during 1991 to 2020. Okay, that is why, because so many policies and programs have been implemented during this time period. Okay, that is why in this chapter in our syllabus only 3 economic reforms or only 3 policies which have been implemented by government of India and which have created most significant positive impact on Indian economy have been included in our chapter. मतलब इस चैप्टर में जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद हुए, मतलब जितने भी पॉलिसीज़ 1991 के बाद हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करी है, सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए उनमें से 3 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ रही हैं उनको इंक्लूड किया गया है. इनको 3 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया है. पहला, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991. 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है, इसको एलपीजी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं या राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. और भी बहुत सारी पॉलिसीज़, लेकिन ये मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसी है इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं. दूसरा, जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट की गई थी, वो 2016 में, आपको याद ही होगा, नवंबर, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस करा गया. 2017 जुलाई 1, जिस पे आपने प्रोजेक्ट भी बनाया था. इन 3 को हमको स्टडी करना है. ओके, ये चैप्टर बहुत ही ब्रॉड है, इसीलिए इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 वीडियोज़ बनाए हैं. पहले वीडियो में
टॉपिक 1 का 50% पोर्शन कवर होगा क्योंकि टॉपिक 1 बहुत बड़ा है। वीडियो नंबर 2 में फिर से टॉपिक 1 का रिमेनिंग पोर्शन कवर होगा और वीडियो 3 में टॉपिक 2 और टॉपिक 3 में कवर करूँगा एक साथ। इस क्लियर? तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। जितने भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स 1991 के बाद इम्प्लीमेंट किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का मतलब ये होता है, बट इन सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सारे में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रहे हैं 3 उसको हमारे सिलेबस में रखा गया है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, जिसे एलपीजी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, ये 3 चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1950 से 1990 के बीच करे गए थे वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, और इकोनॉमिक पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट करी गई ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ओके, तो इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को हमने इस तरह से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस में इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हो गया बिफोर 1947, दूसरे में हो गया ड्यूरिंग 1950 टू 1990, और तीसरे में आफ्टर 1991। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि 1947 से 1950 के बीच की हिस्ट्री हम क्यों नहीं स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि 1947, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 1947 टू 1950 हमारी गवर्नमेंट जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बिफोर दैट ब्रिटिशर्स वे रूलिंग ओवर इंडिया, पूरा टाइम इसी में लग गया गवर्नमेंट को ये सोचने समझने में कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। इंडियन इकोनॉमिक कैपिटल, जैसा कि मैंने सेकेंड चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना था कि इंडियन इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी या सोशलिस्टिक। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। उसके बाद इकोनॉमिक प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को कैसे इनिशिएट किया जाए, उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का डिसीजन लिया गया। वो कब लिया गया? 1950 में। तो ट्रू वे में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस किस ईयर में स्टार्ट हुआ? 1950 में। तो 1947 से 1950 के बीच में कि इकोनॉमिक हिस्ट्री कुछ खास है नहीं, इसीलिए हमने जो डिवाइड करा है इकोनॉमिक हिस्ट्री को बिफोर 1947, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, 1950 टू 1990 क्या हुआ, और 1991 के बाद क्या हुआ। 1950 से लेके आज तक एक साथ हम क्यों नहीं स्टडी करते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1950 से 1990 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, 1950 से 1990 के बीच की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कौन सी थी? इनवर्ड पॉलिसी थी। इनवर्ड, क्योंकि याद होगा आपको पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में हमने अपनी इकोनॉमी को क्या करा? क्लोज कर दिया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में हमने इंपोर्ट फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में आना बंद कर दिया, मतलब अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। तो इकोनॉमी हमारी क्या हो गई? क्लोज्ड इकोनॉमी। फॉरेन मोस्ट ऑफ द, not all but most of the products which were not essential for economy were not allowed to be imported। तो अपनी इकॉनमी को हमने क्लोज़ कर दिया। तो जब हम अपनी इकॉनमी को मतलब अपने डोर्स को क्लोज़ कर लेते हैं, बाहर वालों से कांटेक्ट नहीं रखते हैं, तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। और 1991 में हमने अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया, और 1991 के बाद हम इसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं जिसमें आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। इसीलिए 1950 से 1990 की पॉलिसी एक साथ पढ़ा हमने, क्योंकि ये पॉलिसी मेनली क्या थी? इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। और 1991 के बाद की जो पॉलिसी रही है वो क्या रही है? द पॉलिसी विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग आफ्टर 1991 टिल नाउ, दैट इज़ आउटवर्ड। आउटवर्ड पॉलिसी का मतलब नाउ आवर इकोनॉमी इज़ ओपन, वी कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग और वी कैन इम्पोर्ट एनीथिंग। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे कंट्रीज़ को कोई भी सामान बेच सकते हैं, और इम्पोर्ट का मतलब दूसरे कंट्री से कोई भी सामान हम खरीद भी सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में हमको ये पढ़ना है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 पॉलिसीज़ पढ़नी है। इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1991 इज़ नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन 2016 में, फिर जीएसटी 2017, ये 3 पॉलिसीज हमको पढ़ना है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? हुआ ये था कि 1991 में हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसको बोला गया इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम। ओके, इस इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम के लिए इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल थी।
इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो 1950 से 1990 के बीच हमने फॉलो करी, इस पॉलिसी के कारण हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम आ गई जिसको बोला गया इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या हुआ, तीन प्रॉब्लम्स आ गई। हमारे कंट्री की प्रॉफिटेबिलिटी हमारे कंट्री में कम हो गई, और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमको पता है कि प्रोड्यूसर्स का मोटिवेशन कम हो जाएगा। जब उनको मोटिवेशन, प्रोड्यूसर्स को व्हाट इज़ द मेन फैक्टर विच मोटिवेट्स द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को मेन फैक्टर मोटिवेट करता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों कम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थी आगे मैं डिस्कस करूँगा क्यों आया। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो हम फॉलो कर रहे थे इन फॉर्म ऑफ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कैसे रिस्पॉन्सिबल था वो मैं अगली स्लाइड्स में आपको डिस्कस करूँगा। अभी आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब इकोनॉमी में क्राइसिस की प्रॉब्लम आ गई थी। इस क्राइसिस के कारण क्या हुआ, प्रॉफिट लेवल कंट्री में कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो प्रोड्यूसर्स को मोटिवेशन घट गया, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारे कंट्री में कम हो गई। और प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण जो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था। रिसोर्सेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, यदि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जगह, प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि 1991 में सो मेनी policies were implemented, many policies were implemented in this year 1991. So all the policies which were implemented in year 1991 by government of India to solve the problem of economic crisis. इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती थी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती तो प्रोड्यूसर्स के लिए मोटिवेशन होता, तो प्रोडक्शन वो बढ़ाते थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, और इससे इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे कंट्री के हो जाते। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही मतलब होता है, इट रेफर्स टू ऑल द पॉलिसीज which were implemented by government of India in year 1991 to solve the problem of economic crisis by increasing the productivity, profitability and efficiency of Indian economy. Is this clear? Now, क्वेश्चन ये है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई। थ्री स्टेप्स वे आर टेकन फॉर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन क्या होता है डिटेल में स्टडी करना है। आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ इसमें केवल लिबरलाइजेशन पे फोकस करूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें मैं प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेके चलूँगा, और लास्ट वीडियो में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमारे कंट्री में जो इम्प्लीमेंट किया गया उसके लिए थ्री पॉलिसीज़ हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करी गई। लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन से क्या लिया गया, एल लिया गया, और प्राइवेटाइजेशन से क्या लिया गया, पी, और ग्लोबलाइजेशन से क्या लिया गया, जी। इसीलिए इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म का नाम एलपीजी मॉडल भी है। एलपीजी का मतलब वो गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसको राव मनमोहन सिंह इकोनॉमिक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे कंट्री के। मोदी जी से पहले यही थे। ये उस टाइम पे 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मिस्टर नरसिम्हा राव। ओके, तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट करी जाती है तो उसका क्रेडिट दो लोगों को जाता है, उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसीलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल हमारे कंट्री में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में, जिसे एलपीजी मॉडल बोला जाता है, इसे हमारे कंट्री में आज तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जो कुछ भी हम अचीव कर पाए इसी मॉडल, ये मोस्ट इम्पैक्टफुल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है। इसको राव मनमोहन मॉडल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर और मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कंट्री के, इसीलिए इसको राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में जो आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच मे अराइज इन योर माइंड दैट वाई वेयर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड या इम्प्लीमेंटेड। इनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है। ये इम्प्लीमेंट क्यों किए गए, क्योंकि हमारे कंट्री में प्रॉब्लम कौन सी आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब आर्थिक समस्या। 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली एक ही साथ हमारे कंट्री में आ गई थी। ये 5 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी हाई फिस्कल डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम was
high balance of payment deficit, shortage of foreign exchange reserves, inflation, and last problem was poor performance of public sector units. These five problems emerged in our country in 1991 simultaneously. इन्हीं को एक साथ इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रॉब्लम बोला गया. इज इज क्लियर? अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सो इन जो 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, वाई डिड आवर कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. ये 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हुई थी, इसके लिए द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी क्या है, पहले ये मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर इन 5 प्रॉब्लम्स पे आऊँगा और ये बताऊँगा कि हाउ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉज रिस्पॉन्सिबल. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी में हमने क्या करा, हमने ये करा कि जो भी इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट, इसको 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया. ओके, कौन कौन से इम्पोर्ट ज़रूरी, ऐसी गुड्स जिनका इंपोर्ट करना ज़रूरी था, और गैर ज़रूरी. गैर ज़रूरी, ज़रूरी मतलब इसेंशियल गुड्स जिनका इंपोर्ट ज़रूरी था, इनको बैन नहीं किया गया. जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री होने के कारण हमारे लिए पॉसिबल नहीं था टू मैन्युफैक्चर ह्यूज मशीन्स विच वे रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन फैक्ट्रीज़ में लगने वाली मशीन्स बना नहीं सकते थे, तो इनको इंपोर्ट कर रहे थे. टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे थे, एंड पेट्रोलियम हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं था, तो इनका इंपोर्ट हमने कंटिन्यू रखा. इसके अलावा जो भी कंज्यूमर गुड्स था, उनका इंपोर्ट हमने क्या करा, बैन कर दिया. ओके, इनका इंपोर्ट हमने बैन करा. जैसे पेन का, कॉपी का, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट. यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी हम ठीक से बनाने की क्षमता भी हमारे अंदर नहीं आई थी हमारे पास में. वी वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो उनका भी इंपोर्ट अलाउ था. इसके अलावा जो भी कंज्यूमर गुड्स थे, जैसे ब्रेड, बटर, बिस्किट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टीवी, ट्रांजिस्टर, इन सब चीज़ों का इंपोर्ट हमने क्या करा, रोक दिया. ओके, जो नॉन एसेंशियल गुड्स थी, सो दैट दीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, ताकि इनका प्रोडक्शन कंट्री के अंदर करा जा सके, इसलिए इनको रोक दिया गया. और कैसे रोका गया, टैरिफ लगा के. मतलब रोकने के लिए हमने क्या लगाया, टैरिफ. मैंने आपको बताया था टैरिफ हमने, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको हमने किस पे लगा दिया, इंपोर्ट पे. कोई इम्पोर्टेड गुड है, यदि उसका दाम है 10 रुपीज़ और उस पर 5 रुपये का टैरिफ लगा दिया गया, तो टैरिफ इसके प्राइस में जुड़ जाएगा. अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 15. प्राइस बढ़ेगा तो अपने आप इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी. इस तरह से हमने इंपोर्ट को रोका, टैरिफ बढ़ा के. और हमने क्या करा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमने क्या यूज़ किया था, कोटा. कोटा का मतलब क्या होता है, कोटा का मतलब होता है मैक्सिमम कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट फिक्स कर देती है. जैसे जब कोटा नहीं लगा रहता तो जितना चाहे उतना इंपोर्ट करें. गवर्नमेंट ने कोटा लिमिट मान लीजिए फिक्स कर दिया कि केवल 90 यूनिट पर डे आप कर सकते हैं. तो पहले आप 1000 यूनिट कर रहे थे, अब कितना करेंगे, 90 यूनिट. जितने भी यूनिट आप कर रहे थे उससे कम आप कर पाएंगे. तो कोटा लिमिट गवर्नमेंट ने क्या करा, घटा दिया. यदि इंपोर्ट बढ़ाना है तो कोटा लिमिट अभी 90 है, तो पर डे 90 का इंपोर्ट हो रहा है. यदि इंपोर्ट बढ़वाना है तो कोटा लिमिट को गवर्नमेंट क्या कर देगी, 100. तो जब इंपोर्ट घटाना होता है, इंपोर्ट यदि घटाना है तो कोटा क्या करेंगे, घटा देंगे. इंपोर्ट बढ़ाना है तो कोटा बढ़ा देंगे. ओके, और टैरिफ के केस में क्या करेंगे, यदि इंपोर्ट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, टैरिफ कम कर देंगे. टैरिफ कम कर देंगे तो गुड का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इंपोर्ट बढ़ जाएगा. और यदि इंपोर्ट बढ़ाना घटाना है तो टैरिफ क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे. प्रोडक्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, उसकी डिमांड घट जाएगी. जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 5 रुपीज़ का है, कोई प्रोडक्ट जिसे हम इंपोर्ट करते हैं उसका प्राइस है 5 रुपीज़ और इस पे टैरिफ हमने 2 रुपीज़ का लगा दिया, तो अब कितना हो जाएगा, 7. यदि गवर्नमेंट इसके इंपोर्ट को डिक्रीज़ कराना चाहती है तो टैरिफ ऑफ, इसका प्राइस, बेस प्राइस 5 है, टैरिफ 2 से बढ़ा के कितना कर देगी, 4, और प्राइस बढ़ के 9 हो जाएगा. अपने आप इसकी डिमांड घट जाएगी. और गवर्नमेंट यदि इसके इंपोर्ट को बढ़ाना चाहती है तो बेस प्राइस 5 और टैरिफ घटा के 1 कर देगी, तो प्राइस 7 से घट के कितना हो गया, 6. इस तरह से डिमांड बढ़ जाएगी इसकी और
इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा. सो टू इंक्रीज द इम्पोर्ट टैरिफ इज डिक्रीज, टू डिक्रीज द इम्पोर्ट टैरिफ इज इंक्रीज, टू इंक्रीज द इम्पोर्ट कोटा इज increased, to decrease the import quota is decreased. This is how quota and tariff are used. तो पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में टैरिफ और कोटा, हमने टैरिफ बढ़ा के और कोटा लिमिट घटा के हमने इंपोर्ट को अपने कंट्री में नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया. ये था पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक एक करके देखते हैं. इसके कारण जो पहली इकोनॉमिक क्राइसिस आई या पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई वो क्या आ गई, हाई फिस्कल डेफिसिट. सबसे पहले हम डेफिसिट का मतलब समझते हैं. डेफिसिट का मतलब होता है घाटा. ओके, घाटा का मतलब क्या होता है, यदि मेरी इनकम 10 रुपीज़ है, मेरी इनकम 100 रुपीज़ है. ओके, ये मेरी हो गई इनकम, और मेरा एक्सपेंडिचर मान लीजिए 80 रुपीज़ है. ओके, तो मैं किस में हूँ, घाटे में हूँ कि लाभ में हूँ. मेरे पास डेफिसिट नहीं हो रहा है, इस समय सरप्लस हो रहा है, क्योंकि 80 रुपीज़ खर्च करने के बाद भी 20 रुपीज़ मेरे पास बच रहा है. तो मैं किस में हूँ, सरप्लस में हूँ. ओके, बट सपोज सिचुएशन इसको उल्टा है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ ऑफ 100 और इनकम जो है वो 80 रुपीज़ का है. ओके, तो आई वॉन्ट टू स्पेंड 100 बट आई एम हैविंग ओनली 80 रुपीज़. तो मेरा घाटा कितने का है, 20 रुपीज़. ये घाटा कहाँ से आएगा, बोरो करूँगा मैं. तो जितने का घाटा होता है उतने की होती है बोरोइंग्स, जिसको बोलते हैं लोन. लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा 20 रुपीज़. ओके, तो घाटा एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, डेफिसिट किसके बराबर होता है, डेफिसिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू बोरोइंग्स. मतलब ये समझ लीजिए जितने का आपका घाटा होगा उतने क्या आपको बोरो करना होगा. मतलब डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग्स. जितने का डेफिसिट उतने की क्या हो जाएगी, बोरोइंग्स. और फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का घाटा. फिस्कल डेफिसिट मीन्स द डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट. फिस्कल डेफिसिट मतलब डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का घाटा. तो जितने का फिस्कल डेफिसिट होगा उतने की गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हो जाएगी. तो फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को दिखाता है. और हमको सबको पता है कि बोरोइंग्स आर नॉट द गुड थिंग्स. ओके, बिकॉज बोरोइंग्स आर काइंड ऑफ बर्डन. एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ बोरोइंग्स. बट 1991 में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. और ये कितना हो गया, जीडीपी. आई होप जीडीपी आप जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी. इसको डिटेल में हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे. जीडीपी का मतलब समझ लीजिए जितनी जीडीपी होगी उतनी ही कंट्री की नेशनल इनकम होगी, उतनी ही टोटल इनकम होगी. जितने का जीडीपी, जीडीपी का मतलब एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं वही जीडीपी होता है. जीडीपी मीन्स टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. और गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है उसी को मार्केट में जब हम बेचते हैं तो इनकम जनरेट होती है. तो जितना ज़्यादा जीडीपी उतनी ज़्यादा इनकम, जितना कम जीडीपी उतनी कम इनकम. जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमको दिखाना होता है उसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखाते हैं. जैसे हमको दिखाना है कि इंडिया में कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के फॉर्म में दिखाया जाएगा. या कितनी इनकम है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी. या कितना सेविंग्स है गवर्नमेंट का, या कितना डेफिसिट है वो भी परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो जो स्टडीज़ हुई हैं इकोनॉमिक स्टडी वो बताती हैं कि यदि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 3% के बिलो होता है तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है. लेकिन 3% से ज़्यादा हो जाता है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था. कितना हो गया था, 8.4% के आसपास हो गया था फिस्कल डेफिसिट. इस फिस्कल डेफिसिट जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था वही पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो मैंने बताया था, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी ऑफ 1991. ये कैसे रिस्पॉन्सिबल था, अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि हाउ दिस पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल. हुआ क्या कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज करा, फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट हमने रोक दिया, तो फॉरेनर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ थे वो अपनी टेक्नोलॉजी हमको देना बंद कर दिए, वो हैवी मशीन्स देना हमको बंद कर दिए, जिसके कारण हमारी कंट्री में प्रोडक्शन क्या हो गया, कम. प्रोडक्शन कम होने से जीडीपी हमारे कंट्री में कम हो गई. जीडीपी कम होने के कारण नेशनल इनकम कम हो गई. नेशनल इनकम कम होने के कारण जब इनकम ज़्यादा होती है तो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का क्या हो गया, कम हो गया. क्योंकि मोर प्रोडक्शन, मोर जीडीपी, मोर नेशनल इनकम, मोर टैक्स पेमेंट, मोर इनकम टू गवर्नमेंट. इफ जीडीपी इज लेस, नेशनल इनकम विल बी लेस,
टैक्स पेमेंट कैपेसिटी विल बी लेस, सो टैक्स कलेक्शन विल बी लेस, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम हो गया, तो गवर्नमेंट की इनकम कब, जब हमारा इनकम घट जाता है तो हमारा डेफिसिट या घाटा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन गवर्नमेंट्स इनकम, बिकॉज ऑफ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट. दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ विल study the next economic problem. Next economic problem was बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन ट्रेड की कंडीशन बताता है. फॉरेन ट्रेड के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दो चीज़ें होती हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है, ज़्यादा है या कम है. ओके, अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज़. यदि फॉरेन कंट्रीज़ को हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो क्या होगी? रिसीविंग होगी. ओके, और इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब परचेजिंग, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट. ओके, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है, तो रिसीविंग और पेमेंट दोनों क्या, जितना गवर्नमेंट रिसीव करी उतना ही गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज़ को पे करना है. यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट, इसका मतलब रिसीविंग फॉरेन कंट्री से ज़्यादा और ये पेमेंट कम करना है, तो गवर्नमेंट किस में है? सरप्लस में है. लेकिन यदि कंडीशन उल्टी हो गई, क्या, यदि इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है तो गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट की रिसीविंग कम हो जाएगी और पेमेंट ज़्यादा करना होगा, तो इस तरह से गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा? डेफिसिट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ये बताता है कि इंपोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है. क्यों ऐसा हो गया हमारे कंट्री में? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्यों, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम क्यों हो गया? आप कहेंगे सर इंपोर्ट को तो बैन कर दिया गया था. ठीक है, इंपोर्ट को बैन किया गया था हमारे कंट्री में, लेकिन इसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट हमने क्या करा? कंटिन्यू करा, तो इंपोर्ट कम हुआ कुछ हमारे कंट्री में. ओके, लेकिन जब हमने अपनी इकॉनमी को क्लोज़ करा तो रिएक्शन में अदर कंट्रीज़ ने अपनी इकॉनमी को कम्प्लीटली क्लोज़ कर दिया. इसीलिए जितना इंपोर्ट हमारे कंट्री में डिक्रीज़ हुआ, ओके, उससे ज़्यादा डिक्रीज़ क्या हो गया? एक्सपोर्ट. ओके, तो दोनों में डिक्रीज हुआ, बोथ डिक्लाइंड बिकॉज वी बैन द इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स इन आवर कंट्री. इस तरह से इसके रिएक्शन में दूसरे कंट्रीज़ ने अपनी इकॉनमी को क्लोज़ कर दिया, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से कम हुआ, इंपोर्ट भी कम हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट में डिक्लाइन ज़्यादा हुआ. ओके, इसीलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का गैप और भी ज़्यादा बढ़ गया. ओके, और इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और बढ़ गया हमारे कंट्री में, और ये बढ़ के कितना हो गया? 23% ऑफ जीडीपी. ओके, तो दो तरह के घाटे होते हैं, एक फिस्कल डेफिसिट जो इंटरनल इनकम और एक्सपेंडिचर के कारण होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण होता है. तो टोटल डेफिसिट यदि देखें 1991 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो कितना हो गया? फिजिकल डेफिसिट 8.4% और 23%, तो टोटल डेफिसिट 0.4, 31.4% ऑफ जीडीपी. मतलब जीडीपी यदि 100 रुपीज़ की थी तो गवर्नमेंट के पास डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स कितने की थी? 31.4 रुपीज़ की. बोरोइंग का बर्डन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा था. थर्ड प्रॉब्लम वाज शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी. ये हमेशा याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और रिजर्व का मतलब स्टॉक. तो फॉरेन करेंसीज का स्टॉक हमारे कंट्री में बहुत कम हो गया, उसकी शॉर्टेज हो गई. So next problem was the shortage of foreign exchange reserve. फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, रिजर्व मतलब स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में उसकी शॉर्टेज हो गई. अब आप पूछ सकते हैं कि फॉरेन करेंसी का स्टॉक क्यों रखना होता है? फॉरेन करेंसी का स्टॉक क्यों रखना होता है? सो दैट वी कैन इम्पोर्ट द इसेंशियल गुड्स. क्योंकि अमेरिका से कुछ खरीदना है या पेट्रोलियम हमको गल्फ़ कंट्रीज से ख़रीदना है, तो रुपीज़ में तो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो किस में एक्सेप्ट करेंगे? डॉलर्स में एक्सेप्ट करेंगे. डॉलर में क्यों करेंगे? फॉरेन करेंसी पौंड, येन, डॉलर,
पाउंड ब्रिटेन की करेंसी है, फ्रैंक फ्रांस की है, येन चाइना की करेंसी है, और अमेरिका करेंसी डॉलर है। तो डॉलर वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल करेंसी है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो होते हैं उनसे आप कुछ भी खरीदते हैं तो डॉलर के रूप में पेमेंट लेने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि डॉलर जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। इसीलिए जब भी मैं फॉरेन करेंसी की बात करूँगा तो ये सिंबल होता है, हमेशा डॉलर की बात करूँगा। ओके, तो जो भी फॉरेन करेंसीज का स्टॉक हमको या डॉलर का स्टॉक क्यों मेंटेन करना होता है, सो दैट वी कैन इम्पोर्ट एसेंशियल गुड्स विच आर नॉट पॉसिबल टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री कैन बी इम्पोर्टेड, सो दैट हम दूसरे कंट्री से जो गुड्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो सकते उनका इंपोर्ट हम कर सकें, जैसे पेट्रोलियम का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का, या हैवी मशीन्स का जो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन जिसका पॉसिबल नहीं हो पाता है उनको इंपोर्ट कर सकें। और जो स्टडी करी गई उसे कहा गया है कि एक कंट्री के पास कम से कम इतना फॉरेन करेंसी का स्टॉक होना चाहिए जिससे कि 3 मंथ्स का वो इंपोर्ट आसानी से कर सके, इतना स्टॉक एक टाइम पे होना चाहिए। लेकिन 1991 में जो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक था हमारे कंट्री में वो केवल इतना था कि हम नेक्स्ट 10 डेज़ का ही कर सकते थे इंपोर्ट। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फॉरेन करेंसी की हमारे कंट्री में हो गई थी शॉर्टेज। फिर से शॉर्टेज क्यों हुई थी हमारे कंट्री में, क्योंकि फॉरेन करेंसी कैसे मिलती है, जब हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जैसे अमेरिका को हम करेंगे, कोई सामान बेचेंगे तो अमेरिका किस में पेमेंट करेगा, या अमेरिका किस में पेमेंट करेगा, डॉलर में। या ब्रिटेन को यदि कुछ बेच रहे हैं तो या तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी पाउंड में करेगा, तो पाउंड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी क्या है, डॉलर। तो हम किस में मांगेंगे, डॉलर में। तो डॉलर में हम जो भी फॉरेन कंट्रीज़ को सामान बेचते हैं उसका पेमेंट हम जनरली किस में एक्सेप्ट करते हैं, डॉलर्स में एक्सेप्ट करते हैं। तो डॉलर हमको मिल जाएगा। फिर इंडिया में डॉलर का कोई यूज़ नहीं है तो डॉलर को हम बेचेंगे। जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ, कोई सामान अमेरिका को बेचा या किसी फॉरेन कंट्री को, $50 मुझे मिल या $1 मुझे मिला, ओके, तो ये $1 मैं आरबीआई को बेच दूंगा। तो आरबीआई कितना देगा, क्योंकि अभी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, $1 इक्वल टू मान लो ₹70, तो आरबीआई मुझे कितना दे देगा, ₹70। तो डॉलर को खरीदना और बेचना या डॉलर का स्टॉक कौन मेंटेन करता है, कौन रख सकता है डॉलर या फॉरेन करेंसी, केवल आरबीआई। आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। और कोई व्यक्ति यदि अपने पास रखता है तो उसको जेल हो सकती है। अब इसको एक और तरह से आप समझ लीजिए, मान लीजिए अमेरिका से मुझे कुछ ख़रीदना है, ओके, मेरे पास ₹70 है और अमेरिका से एक सामान ख़रीदना है। तो ये ₹70 में तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ₹70 आई विल गिव टू आरबीआई, और आरबीआई मुझे कितना दे देगा, $1। यदि रेट ये है डॉलर का प्राइस यदि ये है कि $1 का प्राइस ₹70 है, तो ₹70 दूंगा तो $1 मुझे मिल जाएगा, $1 से मैं सामान खरीद लूँगा। या अमेरिका को मैंने कुछ बेचा, $1 मिला, तो इंडिया में डॉलर का कोई यूज़ नहीं है तो आरबीआई को $1 दे दूंगा, ₹70 मिल जाएगा। तो कौन खरीदता और बेचता है, डॉलर। आरबीआई के पास अथॉरिटी है, ठीक है। तो डॉलर का स्टॉक या जो स्टॉक आरबीआई के पास डॉलर का था वो बहुत कम हो गया था। इसके कारण भी वही था, क्योंकि एक्सपोर्ट, कारण क्या था, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे कंट्री का कम हो गया था। क्यों, बिकॉज हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के रूप में फॉरेन प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में अलाउ नहीं किया। तो फॉरेन कंट्रीज़ ने भी अपनी अपनी बाउंड्री को हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी इकॉनमी को हमारे प्रोडक्ट्स के लिए क्लोज़ कर दिया। तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो गया, तो फॉरेन करेंसी मिलना हमको कम हो गया, तो फॉरेन करेंसी का स्टॉक हमारे कंट्री में घट गया। फोर्थ प्रॉब्लम वाज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई कब होती है, जब गुड्स की क्या हो जाती है, गुड्स की शॉर्टेज। जब गुड्स की शॉर्टेज कब होती है, जब प्रोडक्शन कम हो जाता है गुड्स का। हमारे कंट्री में 1991 में गुड्स का प्रोडक्शन जो था वो बहुत डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दी थी। क्योंकि हमने अपने कंट्री में इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की इम्प्लीमेंट की, तो फॉरेन कंट्रीज़ ने रिएक्शन में अपनी टेक्नोलॉजी या मशीन्स देना बंद कर दिया, इसीलिए हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम होने के कारण गुड्स की शॉर्टेज हो गई, और जब गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, जब शॉर्टेज होगी। और इस तरह से हमारी कंट्री में प्रॉब्लम आ गई, किसकी, इन्फ्लेशन की थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। और लास्ट प्रॉब्लम वाज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। क्यों, क्योंकि हमने अपनी इकॉनमी को, दो चीज़ें थी 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए 17 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व कर दिया गया। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता था,
और साथ ही साथ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी हमने करी, तो फॉरेन प्रोडक्ट भी अलाउड नहीं थे। तो पब्लिक सेक्टर को कहीं से भी कंपटीशन नहीं मिल रहा था। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वेयर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक प्राइवेट, फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ अगेंस्ट डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्ट्स एज वेल एज़ फ्रॉम द फॉरेन प्रोडक्ट्स। फॉरेन प्रोडक्ट से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कोई कंपटीशन फॉरेन प्रोडक्ट से नहीं था, क्योंकि इंपोर्ट बैन हो गया। और इंडिया के प्राइवेट सेक्टर से भी कंपटीशन नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, लेवल ऑफ कंपटीशन फॉर पब्लिक सेक्टर डिक्रीज्ड। और जब कंपटीशन कम होता है तो अपने आप आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, जितना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। कंपटीशन कम होने के कारण पब्लिक सेक्टर क्या हो गया, रिलैक्टेंट हो गया कि हमारा तो कंपटीशन किसी से नहीं है, क्योंकि ये जो 17 इंडस्ट्रीज़ जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड नहीं है और फॉरेन प्रोडक्ट्स भी अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। और दिस बिकॉज ऑफ दिस they never tried to improve the quality of their products, and because of this their performance started declining day by day. तो ये 5 प्रॉब्लम्स थे जिनको इकोनॉमिक क्राइसिस बोला जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे कंट्री में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई, उस पॉलिसी को बोला गया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें 3 स्टेप लिए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब मैं आपको लिबरलाइजेशन बताता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब लिबर्टी, मतलब फ्रीडम देना। लिबर्टी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, उन सबको क्या करा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिमूव कर दिया। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इम्पोज कर दिया है कि आप घर पे कितने बजे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे बैठना है, होमवर्क कब कंप्लीट करके लाना है, क्लासरूम में कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बातें करनी है। इतने सारे रूल्स रेगुलेशन में यदि मैं आप पे इम्प्लीमेंट कर दूं तो आपका ग्रोथ, जो नेचुरल ग्रोथ है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो नेचुरल ग्रोथ के लिए क्या होना पड़ेगा, जो अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशंस है उसको, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज नहीं किए जा सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज, मतलब उदार बनना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिमूव द अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट। इट वॉज नोन एज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन केवल कहने से तो हो नहीं जाएगा कि आज से लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेप्स लेने पड़े। क्या 5 स्टेप्स लेने पड़े। पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये 5 टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स इन आर कंट्री वेयर इंट्रोड्यूस्ड फॉर लिबरलाइजेशन। अब वन वन करके इन सारे रिफॉर्म्स का मतलब पॉलिसी, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ नई पॉलिसी लाई गई, टैक्स के सेक्टर में कुछ सुधार किए गए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में रिफॉर्म्स किया गया, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी कुछ सुधार लाया गया। इसके लिए क्या क्या किया गया, एक एक करके हमको ये स्टडी करना है। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म लाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में इम्प्लीमेंट करी गई। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि टिल नाउ 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। 1948, 1956 हमारे सिलेबस में था, 77, 80 सिलेबस में नहीं थे। 1991 में मैंने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ये किस लिए लाया गया, लिबरलाइजेशन के लिए। इसमें क्या किया गया, कुछ स्टेप्स उठाए गए। पहला स्टेप, डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। बिफोर 1991 इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि देयर इज़ नो नीड टू टेक लाइसेंस। लाइसेंसिंग का उल्टा क्या होता है, डी लाइसेंसिंग। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश, ख़त्म कर दिया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लेकिन इन 1 2 3 4 5 6 7 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, इनके अलावा और जितने भी इंडस्ट्रीज है उसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है यदि आप प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री लगाते हैं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, इसलिए इनको अभी भी लाइसेंसिंग में रखा गया। कौन सी है, अल्कोहल, सिगरेट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हैजर्डस मतलब खतरनाक केमिकल बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इंडस्ट्री में जो एक्सप्लोसिव्स यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये ऐसे हैं कि यदि इनमें
आपको प्रोडक्शन यूनिट सेट करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा और किसी सेक्टर में यदि आपको प्रोडक्शन करना है तो लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है तो अब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप वाज डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसा कि मैंने बताया था कि 17 इंडस्ट्रीज़ वेर कम्प्लीटली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। अब इन 17 में से 9 को 1991 में, ईयर 1991 में 17 में से 9 को ओपन कर दिया गया। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। मतलब 1991 में रिजर्व पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व इंडस्ट्रीज़ कितनी बची? 8। और अब तो इन 8 में से भी 6 को माइनस कर दिया गया है। मतलब 17 में से 15 को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया ताकि कंपटीशन का लेवल पब्लिक सेक्टर में बढ़ सके। जैसा कि मैंने बताया था, लैक ऑफ कंपटीशन के कारण इनकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। केवल 2 जो कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक एनर्जी और बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, और इंडियन रेलवे, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है, इनको केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया है और हर जगह से रिजर्वेशन हटा दिया गया। तो ये दूसरा स्टेप लिया गया। तीसरा, डी रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में 800 प्रोडक्ट्स जो थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दिए गए। बट इन ईयर 1991 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी लाया गया डी रिजर्वेशन। 800 में से 780 को ओपन कर दिया गया। मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी इन प्रोडक्ट्स में सेटअप हो सकती थी। ओके, केवल 20 को रिजर्वेशन में रखा गया। किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कब? 1991 में। एंड एट प्रेजेंट नो प्रोडक्ट इज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आज तो हालत ये होगी कि सारे प्रोडक्ट्स को रिजर्वेशन से ख़त्म कर दिया गया है। ऑल द प्रोडक्ट्स आर ओपन फॉर बोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल एज large scale industries. There is no reservation for small scale industries. Next step which was taken was amendment in MRTP. 1969 में एक एक्ट हमारे पार्लियामेंट में पास करा गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 जून 1970 को। इसी एक्ट को बोला गया MRTP एक्ट 1969। MRTP का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। So next reform was next step which was taken for industrial sector reform was amendment. amendment का मतलब होता है चेंज करना। किस में चेंज किया गया? MRTP एक्ट 1969। MRTP का फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली को रोकने के लिए, क्योंकि क्लास 11 में बताया था मोनोपोली मतलब एक का अधिकार। यदि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर केवल एक हो जाएगा तो वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन वो सोचेगा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा और प्राइस हमेशा हाईएस्ट लेवल पे सेट करेगा। इससे कंज्यूमर्स का क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन। इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोकना किसको? मोनोपोली को। तो मोनोपोली को रोकने के लिए और रिस्ट्रिक्टेड ऐसे ट्रेड जो कि रिस्ट्रिक्टेड थे, जो अलाउड नहीं होते हैं, जैसे स्मगलिंग, इनको रोकने के लिए इस एक्ट को 1969 में लाया गया था। इस एक्ट में क्या प्रोविजंस थे? इस एक्ट में ये कहा गया था, MRTP एक्ट, अभी अमेंडमेंट नहीं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ MRTP एक्ट 1969 क्या था। इसमें ये बोला गया कि ऐसी सारी प्रोडक्शन यूनिट्स जिनमें 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ होगा, ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट्स इन विच मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ वुड बी इन्वेस्टेड वुड बी नोन एज MRTP प्रोडक्शन यूनिट्स। इन सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को बोला जाएगा MRTP। और इन सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। तो इससे क्या हुआ? हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट पे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? एडवर्स पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ये सोचते थे कि यदि 100 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करते हैं तो MRTP प्रोडक्शन यूनिट बन जाएंगे। अब अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब उनकी लिबर्टी ख़त्म हो जाएगी। और यदि 100 करोड़ रुपीज़ से कम इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हर तरह की लिबर्टी मिलेगी, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग लेस देन 100 करोड़ रुपीज़। तो जो 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे वो भी 100 करोड़ से कम इन्वेस्ट करने लगे और इस तरह से हमारे कंट्री में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो गया। और इसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे कंट्री का कम हो गया, जिससे नेशनल इनकम, GDP सब कुछ कम हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कम हो गया। दैट इज़ वाई
1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें एक अमेंडमेंट बोल करा, और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि एमआरटीपी प्रोडक्शन यूनिट्स को भी वही लिबर्टी मिलेगी जो नॉन एमआरटीपी प्रोडक्शन यूनिट्स को मिलती थी। मतलब जिन प्रोडक्शन यूनिट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ था या जिनमें 100 करोड़ से कम, दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से उसके एक्सपेंशन के लिए कोई परमिशन नहीं लेना पड़ा। और आज की डेट में तो इसको अबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म करके इसको रिप्लेस कर दिया गया कंपटीशन एक्ट 2002। अब एमआरटीपी एक्ट हमारे कंट्री में नहीं है, 1969 में लाया गया। 1991 में इसमें अमेंडमेंट करा गया कि एमआरटीपी प्रोडक्शन यूनिट्स को भी सब तरह की लिबर्टी दे दी गई। और अभी क्या करा गया है, एट प्रेजेंट इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट। There is another very important step which have been taken by government of India, that is मेक इन इंडिया कैंपेन। बहुत ही फेमस कैंपेन है जिसमें 25 सितंबर 2014 को हमारे कंट्री में मोदी जी ने इसको, हमारे कंट्री में इस कैंपेन को इनिशिएट किया, लॉन्च करा। इसका मेन पर्पस क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इनकरेज करना। मल्टीनेशनल मतलब ऐसी कंपनीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करती हैं उनको, और डोमेस्टिक कंपनीज़ को। मल्टीनेशनल मतलब ऐसी कंपनीज़ जो केवल एक कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं सेट करती हैं, बल्कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी प्रोडक्शन यूनिट सेट करती हैं वो। और डोमेस्टिक कंपनीज़ को इनकरेज किया जाएगा इस मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कहाँ पे करें, इंडिया में करें, जिससे इंडिया में क्या क्रिएट हो, जॉब क्रिएट हो और स्किल का एनहांसमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जा सके। और कितने सेक्टर्स में फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज़ और डोमेस्टिक कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकरेज करा जा रहा है, 25 सेक्टर्स में। और इस तरह से उनको प्रोडक्शन करना है कि इन्वायरमेंट पे इनका इम्पैक्ट प्रोडक्शन का क्या रहे, नेगेटिव रहे। मतलब जब भी प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता है ना प्रोडक्शन यूनिट से। तो इस तरह से मल्टीनेशनल और डोमेस्टिक कंपनीज़ को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर 25 सेक्टर्स में, ताकि जॉब क्रिएट हो, लोगों को ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जा सके, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे इनका इम्पैक्ट जो नेगेटिव होता है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट थिंग, यदि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफ 1991, तो उसमें ABCDE सारे पॉइंट्स लिखेंगे। डी लाइसेंसिंग, और डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और अमेंडमेंट इन MRTP एक्ट 1969, और मेक इन इंडिया कैंपेन। लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 यदि केवल पूछता है कि 1991 में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, तो ABCD, क्योंकि जो ई वाला स्टेप है मेक इन इंडिया ये तो 2014 में लिया गया है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 पूछेगा। यदि अलग से पूछता है एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, तो ABCD लिखेंगे। और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म सिंस, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं 1991 के बाद, तो उसमें A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा और E भी आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन के लिए जो सेकेंड स्टेप उठाया गया वो था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जिसमें सारे कॉमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स, ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आप जानते ही हैं, जहाँ से हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। शेयर मार्केट को बोलते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो क्लास 11 में मैंने आपको NSE और BSE के बारे में बताया था, सेंसेक्स और निफ्टी जो बता रहा था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी खरीद और बेच सकते हैं, कहाँ पे, RBI। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर किसको किसको इंक्लूड करता है, सारे कॉमर्शियल बैंक्स, जितने भी बैंक्स आपके आसपास हैं, SBI हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे HDFC बैंक, ये हो गया। या इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ बैंक्स होते हैं, ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पब्लिक को लोन नहीं देते हैं, बल्कि जो कंपनीज़ होती हैं उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स पे उनको एडवाइस करते हैं और उनको फंड जनरेट करके प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इसको डिटेल में जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये जानना है कि हर तरह के बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स हो चाहे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब जहाँ पे फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती हैं, RBI। ये सब फाइनेंशियल सेक्टर
में इंक्लूड होते हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है, वो बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इनके लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। इज दिस क्लियर? सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, all kind of banks, commercial banks, investment banks. Stock exchange market means the market where shares and bonds are sold and purchased, like Bombay Stock Exchange and नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट समझ सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, फॉरेन करेंसी। तो ऐसा मार्केट जहाँ फॉरेन करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। कौन है कस्टोडियन, आरबीआई के पास। कोई इंडिविजुअल अपने पास फॉरेन करेंसी रखेगा तो वो इलीगल है। फॉरेन करेंसी जो ही आपके पास आती है तुरंत उसको बेचना होता है आरबीआई के पास। फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, फॉरेन करेंसी चाहिए, आरबीआई से परचेज कर लीजिए। फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं आपके पास जो भी फॉरेन करेंसी है, आरबीआई को बेच के रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करा लीजिए, ठीक है। ये आपको करना होता है। और इसके लिए रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ द एपेक्स बैंक विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। अब फाइनेंशियल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब स्टेप्स विच आर टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किसके अंडर करा गया, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जो थे उसके अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें जो स्टेप्स लिए गए, पहला स्टेप था चेंज इन द रूल ऑफ आरबीआई। इससे पहले आरबीआई का रूल ऑफ आरबीआई ये हटा दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल चेंज कर दिया गया। पहले कंट्रोलर था, फैसिलिटेटर। कंट्रोलर कौन होता है, मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मैं एज ए टीचर रूल्स रेगुलेशंस आपके बनाता हूँ आपके लिए कि आपको कितने बजे क्लास में आना है, क्लास में कैसे बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स जो बताता हूँ वो मैं आपको कंट्रोल करने के लिए करता हूँ, ठीक है। लेकिन साथ में मैं आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे क्लासरूम में बैठते हैं आप, फ़ैन रहता है क्लास में, वाइट बोर्ड रहता है, मार्कर रहता है, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, ओके। तो मैं आपको यदि कंट्रोल ज़्यादा करने लगूँ कि कैसे आपको बिहेव करना है, घर पे कब पढ़ना है, कब आना है, किन फ्रेंड से मिलना है, तो मेरा रोल एज ए कंट्रोलर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और फैसिलिटेटर का रोल मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब मेरा मेन रोल क्या हो जाएगा, कंट्रोलर का। लेकिन ये जो मैंने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आपके ऊपर इम्पोज करे हैं, उनमें से बहुत सारे अननेसेसरी हैं। यदि इनमें से कुछ मैं कट कर देता हूँ तो कंट्रोलर का रोल मेरा अब कम हो जाएगा और फैसिलिटेटर का रोल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो यही किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीआई बिफोर 1991। Though RBI was controller as well as facilitator, means it was controlling the financial sector and providing various facilities also, but the role of controller was dominant. But in year 1991, various rules and regulations which were unnecessary imposed by RBI over financial market to control it were removed. तो कंट्रोलर का रोल इसका वीक हो गया और फैसिलिटेटर का रोल इसका स्ट्रांग हो गया, डोमिनेंट हो गया। तो उसका रोल अब चेंज हो गया फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। अब आरबीआई कैसे फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करता है और कैसे फैसिलिटेट करता है, वो मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो पहला आरबीआई का रूल चेंज कर दिया गया फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। सेकेंड, establishment of private sector bank. Before 1991 only public sector banks were there, private sector was not allowed in banking sector, but 1991 में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दिया गया और इसके बाद बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टैब्लिश करे गए। जैसे पॉपुलरली नोन बैंक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, ये सारे बैंक्स जो हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तीसरा जो स्टेप लिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट, जो बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, अब उनकी लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया गया, 50%। मतलब यदि कोई इंडिविजुअल यदि बैंक खोलने जा रहा है और उसमें 100 रुपीज़ रिक्वायर्ड है तो 50 रुपीज़ वो फंड खुद से दे सकता है और 50 रुपीज़ फंड कहाँ से ले सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर से ले सकता है। या यदि 200 रुपीज़
लगना है बैंक ओपन करने में 200 करोड़ रुपीज़, तो 100 करोड़ रुपीज़ वो खुद से लगा सकता है और 100 करोड़ इसका 50% 200 का वो कहाँ से ले सकता है, फॉरेन सोर्सेज से। तो इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बिफोर दिस मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट अलाउड इन बैंकिंग सेक्टर, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउड कर दिया गया। मतलब फॉरेनर्स हमारे कंट्री में तो डायरेक्टली बैंक ओपन नहीं कर सकते थे, लेकिन वो पार्टनरशिप कर सकते थे इंडियन प्राइवेट सेक्टर से 50-50% की। मतलब 50% इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर करेगा, 50% इंडियन। मतलब 100% इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स का अलाउड नहीं था, 50% तक अलाउ करा गया। आज के डेट में तो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अलाउड। मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आके कोई भी ब्रांच फुल ओनरशिप 100% ओनरशिप के साथ ओपन कर सकता है। एक और स्टेप लिया गया, वो था परमिशन फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को FII बोला जाता है, पहले होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेनर्स, ये दो तरह का होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिंपली इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेनर्स, दो तरह का होता है, FDI एंड FII। FDI का मतलब एक फॉरेन इन्वेस्टर यदि इंडिया में आके प्रोडक्शन यूनिट सेट कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, तो इसे FDI बोला जाएगा। बट एक फॉरेनर इंडिया में आता है, एक फॉरेनर इंडिया में आए बिना इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में शेयर खरीदता है या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स दो तरह से इन्वेस्ट करते हैं, पहला वो कंट्री में आते हैं हमारे और फैक्ट्री लगाते हैं, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, मीन्स इस केस में उनको इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है, directly by using the online resources they can purchase the share of from Indian stock exchange market like Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange में शेयर वो खरीद सकते हैं। मतलब शेयर मार्केट में पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बिफोर 1991 was not allowed, now it has been allowed at present also foreign institutional investment is allowed। उसके बाद नेक्स्ट जो कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इम्पैक्टफुल पॉलिसी विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इस प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च करा गया। इसमें क्या करा गया, बैंक अकाउंट्स जीरो बैलेंस, मतलब उसमें कोई बैलेंस करने की ज़रूरत, बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लोगों के बैंक अकाउंट ओपन कराए गए। और एट प्रेजेंट जो है हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 38 करोड़ न्यू बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, जिनमें से 60% रूरल एरियाज़ में, 40% अर्बन एरियाज़ में। इन 38 करोड़ न्यू बैंक अकाउंट्स में से 80% अभी भी एक्टिव हैं। इनको क्यों ओपन किया गया, ताकि गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है पहले कैश के फॉर्म में देती थी, तो उससे करप्शन होता था। जैसे आप समझ लीजिए ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट यदि ओल्ड एज पेंशन यदि गवर्नमेंट पहले मान लीजिए 500 रुपीज़ पर मंथ देती थी ओल्ड एज इंडिविजुअल्स के, जिनके लुक आफ्टर के लिए कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहता था, तो ये 500 कैश के रूप में दिए जाते थे। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर्स रहते थे ये क्या करते थे, 500 में से 300 समटाइम्स 200 400 रुपीज़ तक अपने पास रख लेते थे घूस के फॉर्म में। केवल 100-200 रुपीज़ इतना ही उनको दिया जाता था। मतलब जितना उनका इमोल्यूमेंट रहता था, जितनी जितनी उनको पैसा उनको रिलीज़ करना चाहिए था, उतना रिलीज़ वो नहीं करते थे, करप्शन आ जाता था इसे। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, चाहे कोई स्कॉलरशिप हो या ओल्ड एज पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज वीकर सेक्शन गरीब लोगों को गवर्नमेंट देती है, या जो भी सब्सिडी देती है, वो अब कैश के फॉर्म में नहीं देती है। गवर्नमेंट सब्सिडी क्या करती है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डाल देती है। अब बैंक अकाउंट में जब सब्सिडी आती है तो इसमें जो इंटरमीडियरीज, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यदि मेरा अकाउंट है और गवर्नमेंट मुझे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 5000 का दे रही है, तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ जाएगा, मैं अपने अकाउंट से उसको विड्रॉ करके यूज़ कर सकता हूँ। पहले क्या होता था कि 5000 रुपीज़ कैश के फॉर्म में
किसी ऑफिस से मुझे मिलना रहता था, ऑफिस में जाता तो पहले उसमें से 500 1000 जो भी हो सकता था घूस मांगा जाता था। तो इस तरह से करप्शन का लेवल प्रधानमंत्री जन धन योजना आने के कारण कम हो गया है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा। और डीमोनेटाइजेशन आप तो जानते ही हैं, हम अलग से भी हम इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ जब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पूछेगा तो उसमें डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को करा गया, जिसमें 500 और 1000 रुपीज़ की जो ओल्ड नोट्स थी उनको सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया और इनके प्लेस पे न्यू 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ की नोट्स को हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस करा गया। क्यों? ताकि ब्लैक मनी को हमारे इकॉनमी से हटाया जा सके, करप्शन को कम किया जा सके। इसको डिटेल में जब मैं डीमोनेटाइजेशन आपको पढ़ाऊंगा तो इस बारे में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए कौन कौन से स्टेप लिए गए, क्या क्या स्टेप लिए गए। चेंज इन रूल ऑफ आरबीआई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स एंड परमिशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट रिफॉर्म वाज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी रोकने के लिए, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए जो भी स्टेप्स लिए गए इसके अंडर में, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, डायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स होते हैं। जब आप जीएसटी प्रोजेक्ट बना रहे थे तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स था कि नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इनकम मतलब इनकम टैक्स, इनकम पे, कॉरपोरेट टैक्स किस पे देते हैं, प्रॉफिट पे। तो कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को कंटिन्यूसली क्या करा गया है, इसकी रेट को डिक्रीज़ करा गया है। अब आप कहेंगे रेट डिक्रीज़ यदि होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि इनकम टैक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, यदि 10% है इनकम टैक्स का रेट, इनकम टैक्स का रेट 10% है, तो मुझे पता है कि आई हैव टू पे 10% ऑफ माई इनकम, तो मैं ईमानदारी से टैक्स पे करूँगा। यदि गवर्नमेंट बढ़ा के 20% कर देती है तो ठीक है, मैं सोचूंगा ठीक है 20% पे कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मान लीजिए जैसे बढ़ाते बढ़ाते 50% कर देती है, तो अब क्या मैं सोचूंगा कि आई एम डूइंग हार्ड वर्क, अर्निंग मनी एंड 50% ऑफ दैट आई हैव टू पे टू गवर्नमेंट, सो व्हाई नॉट, आई शुड डू समथिंग नॉट टू पे द टैक्स। तो मैं ये सोचने लगूँगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ, इनकम टैक्स की रेट बढ़ के 50% हो गई है, मतलब पूरी इनकम का 50% मुझे गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे मुझे टैक्स ना पे करना पड़े। और मैं क्या स्टार्ट कर दूँगा, टैक्स इवेजन। तो जब टैक्स रेट ज़्यादा रहती है तो टैक्स इवेजन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, टैक्स की चोरी ज़्यादा होती है। और इनकम टैक्स की रेट्स को जब कम किया जाता है टैक्स की चोरी रुक जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिड्यूस द डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स को लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम करती आ रही है 1991 के बाद। कौन कौन से टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार लाने के लिए क्या करा गया, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो टैक्स कलेक्शन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है और ऑनलाइन पोर्टल है जीएसटी का। ऑनलाइन है मतलब किसी ऑफिस में आपको नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। पहले प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और तीसरा स्टेप लिया गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। पहले टैक्स पेमेंट का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बहुत सारे लोग टैक्स पेमेंट नहीं करते थे, टैक्स इवेजन करते थे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया now has simplified the process of both types of tax payments, direct as well as indirect। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे जीएसटी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे। आपको प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है, चाहे रिटर्न का चाहे पेमेंट का। तो इसीलिए टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डे बाई डे बढ़ रहा है। नेक्स्ट रिफॉर्म जो करा गया था लिबरलाइजेशन के लिए, दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब वो होता है कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन ऐसा सेक्टर जो फॉरेन करेंसी के ट्रेडिंग में लगा रहता है, फॉरेन करेंसी की सेलिंग एंड परचेजिंग में लगा रहता है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर, या इसी को एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। क्योंकि फॉरेन करेंसी किन कंट्री से रिलेटेड है, फॉरेन कंट्री से। फॉरेन कंट्री मतलब एक्सटर्नल सेक्टर, डोमेस्टिक जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री इज इंटरनल सेक्टर,
एंड फॉरेन कंट्रीज आर एक्सटर्नल सेक्टर. सो फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर को एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में जो रिफॉर्म लाए गए उसको एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म भी करते हैं. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म मतलब ऐसा सेक्टर जिसमें फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व है. तो फॉरेन कंट्रीज़ किस में इन्वॉल्व है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में. और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए हमको फॉरेन करेंसीज खरीदनी और बेचनी होती है. जब हमको एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी हमको मिलती है. If I'm exporting something to America, I'll be paid in dollar, and that dollar I will sell to RBI. So why I'm selling foreign currency? Because I'm exporting. If I have to import something from suppose Britain, I will have to pay in the terms of dollar, because Britain will either accept in the terms of pound or in dollar, not in rupees. So I will go to RBI and either I will purchase dollar or I will purchase pound. Both are foreign currency, so I will have to purchase or I will have to sell. For what? For export and import. The foreign एक्सचेंज रिफॉर्म फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर को लिबरलाइज करने के लिए किया गया. इसमें 2 स्टेप लिए गए. रूपी का जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी था उसको डीवैल्यू किया गया, उसका डीवैल्यूएशन किया गया. रूपी की वैल्यू को क्या करा गया? कम कर दिया गया. जब डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन किया जाता है तो अपने आप कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है. इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि फॉरेन कंट्रीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें हमारे प्रोडक्ट्स को, सो दैट वी कुड गेट मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी कब मिलेगी? जब फॉरेन कंट्रीज़ को हम ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे. जब ज़्यादा बेचेंगे तो इससे क्या बोला जाएगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है. एक्सपोर्ट ज़्यादा कब होता है? जब डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड ये होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को आप कम कर दीजिए. मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के टर्म्स में कम कर दीजिए. मतलब पहले मान लीजिए $1 बराबर ₹50 है. ₹50. $1 बराबर रुपीज़ हमने कर दिया 100. तो रुपया सस्ता हो गया. पहले $1 में ₹50 मिलता था, अब $1 में ₹100 मिलने लगा. मतलब रुपये की वैल्यू को हमने क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया है. क्योंकि डिक्रीज़ कर दिया ना, तभी तो सस्ता हो गया रुपया. पहले $1 में ₹50, अब उतने ही डॉलर में ₹100 मिल रहा है. मतलब रुपया सस्ता हो गया. रुपये की वैल्यू को हमने क्या करा? डिक्रीज़ कर दिया. तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारे कंट्री का बढ़ जाएगा. कैसे? जब मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा. अभी बस आप ये समझ लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में 2 स्टेप्स वेर टेकन. रूपी वॉज डिवैल्यूड. रुपये की वैल्यू को डिवैल्यूड का मतलब वैल्यू कम करना. रुपये की वैल्यू को फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट कम कर दिया गया. और फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे कंट्री में एक्सेप्ट करा गया. फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगेन जब मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट एक चैप्टर है, उसमें फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इसका पूरा नाम है. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन करेंसी की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जो सिस्टम, जो मेथड हम अपनाते हैं, वो या तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है या फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जैसे $1 बराबर ₹70 हमने बताया. मतलब डॉलर का प्राइस कितना है? ₹70 है. ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहा जाएगा. फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी का रेट कितना है? $1 बराबर ₹70. मतलब $1 खरीदने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? ₹70. जैसे मैं बोलता हूँ पेन का प्राइस, मतलब पेन का रेट ₹5 है. मतलब एक पेन खरीदने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? ₹5 आपको खर्च करना पड़ेगा. पेन का प्राइस 5 है, ऐसे डॉलर का प्राइस 70. मतलब $1 यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो कितना आपको खर्च करना पड़ेगा? ₹70. $1 कितने रुपए के बराबर है? ₹70 के बराबर. पहले ये कैसे डिटरमाइन होता था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई इसको डिटरमाइन कर देती थी फिक्स कर, और ये पूरे साल फिक्स रहता था, इसमें कोई चेंज नहीं होता था. लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम हमने एक्सेप्ट करा है जिसमें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. एवरी डे इसकी वैल्यू, फॉरेन करेंसी की का प्राइस एवरी डे चेंज होता है. इस तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. That type of exchange rate system in which the value of foreign currency does not remain unchanged, it keep on changing at each and every point of time. कैसे? जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में समझाऊँगा.
और लास्ट जो स्टेप लिबरलाइजेशन के लिए लिया गया था वो था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। इसमें ट्रेड सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए और कंट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या करा गया, टैरिफ रेट्स क्या करे गए, कम कर दिए गए। टैरिफ रेट जब घटा दिए जाते हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों से जब टैरिफ घटाया जाएगा तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, सस्ते। और जब सस्ते होंगे तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेगा, तो इससे फॉरेन ट्रेड कंट्री का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टैरिफ रेट्स को रिड्यूस करा गया सो दैट द प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कुड बी रिड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कुड बी इंक्रीज्ड। दूसरा, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, एक होता है रिस्ट्रिक्शन टैरिफ और दूसरा कोटा रिस्ट्रिक्शन होता है, जिसमें हम क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि मैक्सिमम दिस मच यू कैन एक्सपोर्ट, मैक्सिमम दिस मच यू कैन इंपोर्ट। इसको क्या करा गया, हटा दिया गया। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम 80 कार्स आप पर डे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको लिमिट कर दिया गया कि 80 से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब एक्सपोर्ट को यदि बढ़ाना है, मतलब ट्रेड को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस लिमिट को हटा देगी। अब यू कैन एक्सपोर्ट इवन मोर देन 80 कार्स ऑल्सो, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ऐसे इंपोर्ट, मान लीजिए गवर्नमेंट बोला है कि 80 कार से ज़्यादा इंपोर्ट आप नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया है कि पर डे आप 80 कार से इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि इंपोर्ट बढ़ाना है गवर्नमेंट को तो ये क्या करेगी, क्वांटिटी पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है कोटा के फॉर्मूले से, गवर्नमेंट क्या करेगी, रिमूव कर देगी। तो टैरिफ, ट्रेड बढ़ाने के लिए टैरिफ को रिड्यूस किया जाता है और कोटा को रिड्यूस नहीं किया जाता है, कोटा को रिमूव करा जाता है। ठीक है। और टैरिफ तो एक गवर्नमेंट के लिए एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो इसको गवर्नमेंट पूरी तरह से हटाती नहीं है, कम या ज़्यादा करती है जैसी ज़रूरत है। जैसे एक्सपोर्ट बढ़वाना है तो कम कर देगी, एक्सपोर्ट घटाना है तो इसको बढ़ा देगी। और एक और स्टेप लिया गया, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। पहले क्या था, 1991 से पहले इंपोर्ट करने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। मीन्स इफ़ यू वांटेड टू परचेज समथिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री यू वुड हैव टू टेक लाइसेंस, ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, हटा दिएगा। नाउ टू इंपोर्ट गुड्स देर इज़ नो नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। लेकिन कुछ जो सेंसिटिव आइटम्स हैं जैसे हैजर्डस, जो बहुत ख़तरनाक हैं और जिनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे नेगेटिव होता है, इस तरह के आइटम्स को यदि आपको इंपोर्ट करना है, हैजर्डस खतरनाक आइटम्स और इन्वायरमेंट पे जिनका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, इस तरह के आइटम्स यदि आपको इंपोर्ट करना है, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब डेंजरस हैं, एक्सप्लोसिव्स हो गया, हैजर्डस केमिकल्स हो गया, इस तरह को यदि आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज देर इज़ नो नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए, किसके लिए, सारे स्टेप्स जो लिए गए हैं सब किसके लिए लिए गए, पांचों स्टेप्स। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड व्हाट स्टेप्स वेयर टेकन। तो आप सोचेंगे सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो लिबरलाइजेशन को डिफाइन करेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे दीज 5 स्टेप्स वेयर टेकन। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में आप पूरा डिटेल में आपको नहीं लिखना है, क्यों लिखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म और लिखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स वेयर टेकन। केवल ए डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री, जब इसको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। डी रिजर्वेशन अमेंडमेंट, और ये सारे पॉइंट्स आप क्यों लिख देंगे, इनको डिटेल में नहीं लिखेंगे, इस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट इसे में लिखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब इसके लिए भी आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं, बस लिखेंगे फॉर इट फॉलोइंग स्टेप्स वेयर टेकन। ई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में 1 2 3 ये स्टेप्स आपको लिखना होगा। और नेक्स्ट, इन स्टेप्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस दिस दिस, केवल इनका नाम आपको लिख देना होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे आप टैक्स रिफॉर्म्स। इन टैक्स रिफॉर्म्स देर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉइंट्स, ओनली पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे। फिर नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में केवल ये दोनों पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में केवल ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना होगा। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स आपको लिखना होगा। मतलब ये 5 पॉइंट्स आपको कब लिखने होंगे, लिखना होगा इफ़ इन
examination it is asked to explain the liberalization. तो liberalization को define करेंगे, फिर बताएंगे 5 steps were taken: industrial sector reform, financial sector reform, tax reforms, foreign exchange reforms, trade and investment policy reform. tax industrial sector reforms के केवल 5 points लिख देंगे कि de-licensing of industries, de-reservation of public sector units, de-reservation for small scale industries, उसके बाद अमेंडमेंट इन MRTP 1969 और मेक इन इंडिया कैंपेन. ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के स्टेप्स आप केवल लिख देंगे. फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, लाइक change in role of RBI from controller to facilitator. Then second point, then third point, then fourth point. Second point, foreign institutional investment was allowed, private sector was allowed in banking sector. Foreign investment limit in banks was increased up to 50%. and प्रधान मंत्री जन धन योजना and demonetization. फिर टैक्स रिफॉर्म्स पूछेगा तो फिर आप बताएंगे रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स रेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ टैक्स पेमेंट. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जब पूछेगा तो रूपी वॉज डिवैल्यूड. एंड सेकेंड लिख देंगे फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज एक्सेप्टेड. एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म से भी आपसे पूछता है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे. 3 पॉइंट्स, केवल पॉइंट्स लिख देंगे कि टैरिफ वॉज रिड्यूस्ड, कोटा वॉज रिमूव्ड एंड इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज रिमूव्ड. ओके. लेकिन मान लीजिए आपसे पूछता है ओनली कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म को डिफाइन करेंगे और बताएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में फॉलोइंग स्टेप्स वे टेकिंग. इसमें डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, इसका डेफिनेशन और इसके पॉइंट्स आप लिखेंगे. फिर डी रिजर्वेशन, इसमें ये जितने भी 5 पॉइंट्स हैं इसको आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ABCDE कब? जब पर्टिकुलरली यही पूछता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म केवल आपसे पूछता है तो चेंज इन रोल ऑफ RBI इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तब पॉइंट्स लिखने से काम नहीं चलेगा, इन सारे पॉइंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. टैक्स रिफॉर्म्स पूछता है तो पॉइंट्स आपको. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जनरली सेपरेटली नहीं पूछता है. ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म भी जनरली सेपरेटली नहीं पूछता है. तो ये मैंने एक्सप्लेन करा ओनली लिबरलाइजेशन. अभी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा. और आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक well. And if you have any query, you can contact me over my WhatsApp number to clarify your doubts.